Hello friends, how are you? If you want to learn to write, read and speak English, then subscribe to the channel and follow the concept regular. You know that without English knowledge, we do not make a doctor, engineer and other computer engineer. So you care about the study of English. I will teach you to write, read, and speak English. I will give new concepts every day. If you follow the concept regular, you shall speak English. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर कंसेप्ट को फॉलो करें। आप अवश्य ही इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में इंग्लिश जो है एक टॉप लेवल का लैंग्वेज हो गया है। अगर आपके पास यू हैव नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो आपके पास अगर इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो हेल्पलेस जो होता है, आपका शिक्षा जो है अधूरा माना जाएगा। इसलिए यू केयर ऑन द स्टडी ऑफ इंग्लिश। आप इंग्लिश शिक्षा पर ध्यान दें और इंग्लिश सीखने का प्रयास करें। आज मैं आप लोगों को टेंस को लेकर आया हूँ। टेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि टेंस क्या होता है, टेंस कैसे आया, टेंस के मतलब डिफिनेशन से लेकर पूरा जीरो लेवल से लेकर कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके इंग्लिश में डिफिनेशन कैसे दिया जाएगा और हिंदी में डिफिनेशन कैसे दिया जाएगा, उसको मैं पूरा जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कम्प्लीमेंट क्या होता है, कब किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर बोला जाता है, इन सभी तथ्यों को मैं बारीकी से बारी से आपको समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो टेंस का पूरा निचोड़ अगर आप जान जाते हैं तो आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इंग्लिश शिक्षा का बेस्ट नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज टेंस, काल किसे कहते हैं, टेंस क्या होता है। तो टेंस शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, ऐसे ही बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। वर्तमान काल की पहचान कैसे करेंगे कि जिसके अंत में हाय हूँ हो लगा हो तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझा जाता है। पास्ट टेंस जिसके अंत में था, थे, थी या ए ई लगा हो तो वह पास्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। फ्यूचर टेंस का वाक्य जो होता है उसका अंत में गा गे गी लगा रहता है। तो अब हम लोग बारी बारी से तीनों टेंस का अध्ययन करेंगे। हम डिफिनेशन भी जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। आज तक किसी ने डिफिनेशन नहीं बताया होगा। जब तक ले आप उसको जानेंगे नहीं तब तक ले आपको नहीं होता कि अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है। तो कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है, मतलब कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो उसका हम लोग निचोड़ कैसे देंगे कि व्हेन एन एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट टाइम इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जब किसी काम को वर्तमान समय में किया जाता है, जब किसी क्रिया को या काम को क्या किया जाता है, वर्तमान समय में किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट टेंस में वाक्य को उस समझते हैं। अब हम लोग जानेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। जैसे कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो समझ जाते हैं, लेकिन उसका हिंदिया निचोड़ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बहुत सारे सेंटेंस जो दिए रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो दिए रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, निश्चित नहीं में होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये निश्चित नहीं है कि मैं पढ़कर पूर्ण रूप से पढ़ लिया, मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब अभी जारी है, इसलिए पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह मर चुकी है, इसका मतलब पूर्ण रूप से क्रिया जो है हो गया है। तो पूर्ण रूप से क्रिया जो कोई हो गया रहता है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे वह पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है मतलब यह पूर्णापूर्ण सेंटेंस में चल जाता है। अब देखेंगे बारी बारी से इन चारों टेंसों का अध्ययन करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे समझते हैं, इनको इंग्लिश में डिफिनेशन कैसे देंगे। तो जैसे आपसे कह दिया कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन क्या देंगे, वो क्या समझाएंगे किसी को। तो व्हेन ए सब्जेक्ट डज इंडेफिनिट वर्क इन द प्रेजेंट टाइम देन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कहता है कि जब कोई कर्ता अनिश्चित कार्यों को वर्तमान समय में करता है, क्या बोलेंगे कि जब कोई कर्ता अनिश्चित कार्यों को वर्तमान समय में किया हुआ रहता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। आइडेंटिटी मतलब उसके कैसे पहचानेंगे कि वह अनिश्चित वर्तमान काल को प्रेजेंट टाइम में किया है, तो उसको पहचानने के लिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि लगा रहता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह रोती है, वह सोती है, वह बाजार जाती है, तो अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ लगा रहता है, तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, वह मुझे जानती है, राधा मुझे प्यार करती है, तो अंत में देखिए ती है, ती करती, ती है, सब आ गया। तो जब ती है, ता है, ती है, तू
देखती हूँ आदि रहता है तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ रूल होता है, उसको समझेंगे। तो कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें 4 तरह के वर्क होते हैं। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, कंप्लीमेंट, पूरक माना जाता है। तो इन चारों को कैसे जानेंगे कि यह सब्जेक्ट है, कैसे जानेंगे कि यह वर्ब है, कैसे जानेंगे कि यह कर्म है, ऑब्जेक्ट है, कैसे जानेंगे कि यह कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो कंप्लीमेंट 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें मैं आगे बताऊंगा। जैसे सब्जेक्ट, कर्ता, कैसे जानेंगे कर्ता कौन है, तो वाक्य के शुरू में जो रहता है वह कर्ता होता है, क्रिया वाक्य के अंत में रहता है वह क्रिया होता है, और कर्म वाक्य के बीच में रहता है वह क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, जैसे वह मुझे जानती है, तो वाक्य के शुरू में वह है तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। उसके बाद अंत में क्या है, जानती है, मतलब जानना है, जानती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट किया, लेकिन मेन क्रिया क्या हो गया, जानना। तो जानना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। अब बीच में क्या है, मुझे, तो मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। अब कंप्लीमेंट के बारे में जान जाएंगे। कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, पूरक होता है। कहता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावे शब्द, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावे जो शब्द बच जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। बहुत सारे आएंगे, उनके साथ जो है मैं उसके साथ मेला देखने जाता हूँ, तो मेला देखने जाता हूँ, तो उसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ कुछ अदर वर्ड आ जाते हैं जो बच गए हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट में माना जाएगा। तो कंप्लीमेंट का प्रकार होता है 4 प्रकार के होते हैं। कंप्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, मैनर कंप्लीमेंट। मैनर कंप्लीमेंट बाबू, यह जो है कंप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है। कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा जाता है। मैं बारीकी से समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इंग्लिश आसानी से सीख सकें। बिना टेंस के नॉलेज के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, इसलिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेंस को मैं इतना सरल भाषा से बताऊंगा कि आप आसानी से सीख जाएंगे। तो मैनर कंप्लीमेंट दंग पूरक, क्रिया के दंग होने का बोध होता है। क्रिया के दंग होने का जब बोध होता है तो उसे हम लोग मैनर कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे मुस्कुराती है, धीरे धीरे कस कर, फुसुर फुसुर, न तेज, मतलब क्रिया के दंग होने की जो चर्चा होती है उसी को हम लोग दंग कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे मुस्कुराती है, शी स्माइल्स स्लोली, वह मुस्कुराती तो है लेकिन धीरे धीरे। तो स्लोली क्या हो गया, दंग, क्रिया को दंग करता है ना, तो यह दंग पूरक हो जाएगा। उसके बाद प्लेस कंप्लीमेंट स्थान पूरक होता है, क्रिया के स्थान का बोध हो, मतलब क्रिया के स्थान के बारे में जब कोई वर्ड बताता है, शब्द बताता है, तो उसे हम लोग प्लेस कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे वह चंदमारी जाती है, तो चंदमारी वह तो जाती है लेकिन कहाँ जाती है, चंदमारी जाती है, क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है। तो चंदमारी जो हो गया क्या हो जाएगा, आपका प्लेस कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो सी गोज टू चंदमारी। उसके बाद टाइम कंप्लीमेंट समय पूरक, क्रिया के होने का समय का बोध करें, मतलब क्रिया के होने के समय का को इंडिकेट जो करे बताए, उसे हम लोग टाइम कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे वे लोग 7 बजे यहाँ आते हैं, दे कम हेयर एट 7 o'clock, तो 7 बजे समय बता दिया, क्रिया तो होता है, आते तो है लेकिन कितने बजे,
7 बजे, तो 7 बजे क्या हो गया, टाइम कम्प्लीमेंट हो गया। तो आपको बताए हैं कि कम्प्लीमेंट जो होता है हमेशा वाक्य के अंत में लिखा जाता है। अब चौथा में क्या हो गया, रीजन कम्प्लीमेंट, कारण पूरक, क्रिया के होने के कारण का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजन कम्प्लीमेंट माना जाता है। जैसे वे लोग मंदिर देखने अयोध्या जाते हैं, वे लोग अयोध्या तो जाते हैं लेकिन क्यों जाते हैं, जाते हैं तो क्यों जाते हैं, कारण तो होगा। तो क्रिया के ना कारण के बोध जब होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रीजन कम्प्लीमेंट माना जाता है। तो उसको क्रिया के जस्ट बाद जो होता है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, उसको हम लोग रीजन कम्प्लीमेंट को लिखते हैं। जैसे वे लोग मंदिर देखने अयोध्या जाते हैं, तो दे गो टू अयोध्या, वे लोग अयोध्या तो जाते हैं, दे सब्जेक्ट, गो वर्ब, अयोध्या ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मंदिर देखना क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपको बताया है कि कम्प्लीमेंट हमेशा वाक्य के अंत में लिखा जाता है। तो दे गो टू अयोध्या टू विजिट टेम्पल्स। अब देखिए, अब इस वाक्य को समझने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या होता है, कुल रूल होते हैं। अब उन रूल को हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को बनाएंगे, उसका रूल क्या होगा। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है क्रिया के बारे में साकार लेते हैं, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या होता है, कंप्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा रहता है, तो उसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डच, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहाँ वर्ब 1 वर्ब 5 का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन अफर्मेटिव को छोड़कर नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस आता है तो उसमें हम लोग केवल वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। अब डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू का प्रयोग होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। डज का प्रयोग कहाँ होगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो प्लूरल नाउन क्या होता है, जैसे लड़के लड़कियां, चाहे राम और श्याम, दो को नाम दे देगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मतलब एक से अधिक संख्या को जो बोध करा देगा वह प्लूरल हो गया, और एक का बोध कराएगा तो वह सिंगुलर हो जाएगा। अब आइए कुछ सेंटेंस को हम लोग लेकर एग्जाम्पल लेकर उसको समझे। जैसे कह रहा है वह 7 बजे पढ़ने चनमारी जाती है, तो वह 7 बजे, तो रूल क्या क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह हुआ, तो सी। अब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब क्या हो गया, जाना हो गया, गोच कहाँ जाती है, चंदमारी, टू चंदमारी, क्यों जाती है, तो पढ़ने के लिए, टू रीड। अब कई बजे जाती है, 7 बजे जाती है, तो टाइम पूरक हो गया। तो टाइम पूरक जो होगा, टाइम कम्प्लीमेंट बताया है ना, तो अंत में बताया है, तो एट 7 o'clock लिखेंगे। तो सी गोज टू चंदमारी टू रीड एट 7 o'clock, वह 7 बजे पढ़ने चनमारी जाती है, मतलब पढ़ने के लिए चनमारी जाती हैं, ऐसा ही बनाइएगा। उसके बाद मेरी माँ मुझे बहुत अधिक प्यार करती है, तो माई मदर लव्स मी वेरी मच। मेरी माँ जो है सब्जेक्ट माई मदर, उसके बाद लव्स, मेरी माँ का एक होती है इसलिए वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। माता पिता के बारे में आ जाएगा तो वहाँ हमेशा वर्ब 5 का प्रयोग कीजिए, क्योंकि माता पिता एक ही होते हैं। तो माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, वेरी मच मतलब बहुत अधिक हो जाएगा, या अदर वर्ड कम्प्लीमेंट में चल जाएगा। उसके बाद मैं हमेशा खतरों से खेलता हूँ, आई ऑलवेज टेक रिस्क, मैं हमेशा खतरों से खेलता हूँ। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग कुछ देख लें। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, वह मोतिहारी में अकेले नहीं रहती है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे आएगा
तो वहाँ डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो शी डज नॉट लिव, वह नहीं रहती है कहाँ, तो मोतिहारी में अकेले, एलोन इन मोतिहारी। तो शी डज नॉट लिव एलोन इन मोतिहारी, वह मोतिहारी में अकेले नहीं रहती है। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, आई डू नॉट स्मोक, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिकॉज इट इज इंजरियस टू हेल्थ। ऐसे ऐसे मतलब कंजक्शन जो आएगा इसको भी मैं जोड़कर सेंटेंसेस बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में लेक्चर दिया जाएगा। मैं आगे चलकर जब आपको धीरे धीरे इंग्लिश सिखा दूंगा तो लेक्चर देना इंग्लिश में मतलब 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हम किसी के सामने कैसे बोल सकते हैं किसी पॉइंट को लेकर, उसको भी मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को देखकर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेक्चर देना किसी के सामने 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इंग्लिश में डायरेक्ट कैसे किसी पॉइंट को लेकर हम बोल सके उसको भी मैं सिखाऊंगा। अब कह रहा है कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूं क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आई डू नॉट, चाहे आई डोंट स्मोक बिकॉज इट इज इंजरियस टू हेल्थ। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। उसके बाद सन सूरज होता है सिंगुलर होता है, एक ही होता है। तो राइजेज क्या हो गया, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। इन द ईस्ट, ईस्ट दिशा जो होता है हमेशा उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ईस्ट का मतलब क्या होता है पूरब, और वेस्ट का मतलब क्या होता है पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यह दिशा हो गया, इसके साथ हमेशा हम द का प्रयोग करेंगे। राहुल गांधी अपने देश को प्यार नहीं करता है। तो राहुल गांधी डज नॉट लव हिज कंट्री। अब हिज का प्रयोग क्यों किए हैं, अपने देश। तो हिज का प्रयोग जो अपना अपनी जो होता है, अगर नाम है तो अपना अपनी रहेगा तो उसके साथ हिज का प्रयोग करेंगे। लड़का है रहेगा तो लड़की रहेगी तो हर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं रहूँगा तो माई, वे लोग रहेंगे तो क्या हो जाएंगे देयर। उसके बाद हम लोग रहेंगे तो आवर। मतलब उसका भी मैं निचोड़ बताऊंगा आगे चलकर कि अपना अपने का इंग्लिश कैसे हम लोग कंप्लीट समझेंगे, उसका इंग्लिश कैसे बदलता है, अपना अपने का इंग्लिश में बदलते रहता है। जैसे यहाँ आया है राहुल गांधी अपने देश को प्यार नहीं करता है, तो राहुल गांधी डज नॉट लव हिज कंट्री। हिज का प्रयोग हुआ है। यहाँ हम लोग जो है कुछ कभी कभी आएगा माई कंट्री, आवर कंट्री, योर कंट्री, तो उसके लिए अपना स्वयं केवल अपना ही रहेगा, उसके लिए योर, हिज, हर, आवर, देयर का प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज मैं फिर आपको जो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बताया हूँ इससे रिलेटेड मैं आपको फिर 10-12 वाक्य दे रहा हूँ। इन वाक्यों को बनाइए और रूल को समझिए, आप निश्चित ही इंग्लिश सीख जाएंगे। और आपको मैं जो सेंटेंस वर्क के रूप में दे रहा हूँ उसको मैं बनाकर इसके कमेंट में डाल दूंगा। आप कमेंट में क्या करेंगे, वहाँ से देखकर आप सही गलत की पहचान कर सकेंगे कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। जय हिंद,